You enter, you dug a tunnel and then you enter the India and declare that now that I have entered, your laws must be applied to me. I am entitled to a show cause notice, I am entitled to be provided food, I am entitled to provide shelter, my children are entitled to this, and all these things will start. My lord, Do you want to stress? इलेक्शन सीजन के चलते इंडिया का रेफ्यूजी डिबेट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में ब्लास्ट हुआ, इस बार रोहिंग्यास को लेकर। आप सभी जानते हैं कि ये इशू हमेशा से इंडिया की लीगल, पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप में टॉप पर रहा है। लेकिन रिसेंट की हुई हियरिंग कुछ ऐसी थी जिसमें ये डिबेट एक और लेवल ऊपर चला गया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक सिंपल, ब्रूटल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी ऑफिशियली रोहिंग्यास को रेफ्यूजीज डिक्लेयर किया है, और अगर नहीं किया तो क्या इलीगल इंट्रूडर्स को इस देश में रेड कारपेट वेलकम मिलना चाहिए। इस सवाल से सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्लियर कर दिया कि वो इस इशू को स्ट्रिक्टली लीगल फ्रेमवर्क में इवैल्यूएट करना चाहते हैं, इमोशनल या सेंटिमेंटल लेंस से नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो ऐसा कर पाए हैं। दर्शकों, बेंच एक हीबियस कॉर्पस पिटीशन सुन रही थी जिसमें एलिगेशन था कि दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या इंडिविजुअल्स को मई 2025 में पिकअप किया और उनका वेयर अबाउट्स अब तक अननोन है। पिटीशन का प्राइमरी सबमिशन ये था कि अगर डिपोटेशन हो भी तो वो ड्यू प्रोसेस के थ्रू हो, नॉट सीक्रेटली, नॉट थ्रू कस्टोडियल डिसअपीयरेंस, नॉट थ्रू एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स। लेकिन हियरिंग के डायरेक्शंस इंस्टेंटली शिफ्ट हो गए उस मोमेंट जब सीजेआई सूर्यकांत ने पॉइंटेडली पूछ लिया कि वेयर इज द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग देम रोहिंग्यास एज रेफ्यूजीज। Refugee is a well-defined legal term and there is a prescribed authority by the government to declare them. If there is no legal status of a refugee and somebody is an intruder and he enters illegally, do we have an obligation to keep that fellow here? बेंच की एक्सपेक्टेशन क्लियर थी कि अगर पिटिशनर इलीगल एंट्रांट की डिफेंस कर रहा है तो उनके पास स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग होनी चाहिए। काउंसिल ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि पिटिशन का इंटेंट रोहिंग्यास को रेफ्यूजी स्टेटस दिलवाना नहीं है और ना ही डिपोटेशन से अपोजिशन है। द केस हियर इज ऑफ कस्टोडियल डिसअपीयरेंस, काउंसिल ने सबमिट किया और ये भी ऐड किया कि गवर्नमेंट खुद एक डिपोटेशन प्रोसीजर ले डाउन कर चुकी है तो एटलीस्ट वो फॉलो होना चाहिए। काउंसिल का शार्प असर्शन था कि व्हाट वी कैन नॉट डू इज टू ट्रैफिक देम आउट व्हिच इज हार्मफुल टू नेशनल सिक्योरिटी। पर इस पॉइंट पर सीजेआई सूर्यकांत ने एक और डायरेक्ट रिमार्क दिया जो नेशनल डिबेट का कोर कैप्चर करता है। उन्होंने कहा कि अगर लीगल रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है और कोई इलीगल इंट्रूडर है और हमारे नॉर्थ इंडिया बॉर्डर्स ऑलरेडी एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, इफ एन इंट्रूडर कम्स डू वी गिव देम अ रेड कार्पेट वेलकम सेइंग वी वुड लाइक टू गिव यू ऑल फैसिलिटीज। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या इलीगल एंट्रांस राइट्स क्लेम कर सकते हैं और क्या ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज का मतलब ये होना चाहिए कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स को इग्नोर किया जाए। अब सीजेआई सूर्यकांत ने काउंसिल से पूछा व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेंडिंग देम बैक। काउंसिल ने फिर क्लैरिफाई किया कि प्रॉब्लम नहीं है, बस डिपोटेशन लॉ के मुताबिक होना चाहिए। बेंच का काउंटर था कि इलीगल एंट्री के बाद लीगल राइट्स क्लेम करना एक स्ट्रेच होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा फर्स्ट यू एंटर, यू क्रॉस द बॉर्डर इलीगली, you dug a tunnel or crossed the fence and enter India illegally, then you say now that I have entered, your laws must apply to me and say I am entitled to food, I am entitled to shelter, my children are entitled to education. Do we want to stretch the law like this? ये एक सेंटिमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट पहली बार नहीं एक्सप्रेस कर रहा था। प्रीवियस हियरिंग्स में भी सीजेआई सूर्यकांत ने रोहिंग्यास पिटिशनर्स को ब्यूटीफुली क्राफ्टेड स्टोरीज बोला था, जहां क्लेम था कि इंडियन अथॉरिटीज ने रोहिंग्यास को पकड़कर सी में थ्रो कर दिया है। बेंच ने उस बात को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया था, पर लेटेस्ट हियरिंग में एक और नुआंस आया जब सीजेआई सूर्यकांत ने याद दिलाया कि इंडिया खुद एक डेवलपिंग नेशन है और हमारे अपने मिलियंस ऑफ सिटीजन्स एक्सट्रीमली पुअर है। We have also poor people in the country. They are citizens. Are they not entitled to certain benefits and amenities? Why not concentrate on them? साथ ही उन्होंने इंश्योर किया कि इलीगली एंटर करने वाले लोगों को टॉर्चर या थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। It is true, even if somebody has entered illegally, we should not subject them to third degree methods. You are asking writ of habeas to bring them back. काउंसिल ने क्लैरिफाई किया कि वो रिपैट्रिएशन नहीं मांग रही। पिटिशन का लिमिटेड स्कोप ये था कि गवर्नमेंट अपने ही डिपोटेशन मेमोरेंडम के मुताबिक डिपोटेशन ऑर्डर पास करे और उसके बाद डिपोटेशन हो। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्गुमेंट किया कि पिटिशन एक टिपिकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जिसमें पिटिशनर खुद अफेक्टेड नहीं है। पिटिशनर्स काउंसिल ने इंस्टेंट रिप्लाई दिया कि पीआईएल में लोकस का स्ट्रिक्ट कंसेप्ट नहीं होता। बेंच ने इस पिटिशन को सिमिलर रोहिंग्या मैटर्स के साथ टैग कर दिया। अब ये भी याद रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के सलीमुल्लाह केस में क्लियर डायरेक्शन दिया था कि रोहिंग्यास डिपोटेशन सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू हो सकता है और इस ही प्रेसिडेंट को काउंसिल बार बार साइट कर रहे थे।
अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी प्रीवियसली ऑब्जर्व कर चुका है इन अनदर मैटर इन्वॉल्विंग अ श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी कि इंडिया धर्मशाला नहीं है जहां दुनिया भर के रेफ्यूजीज आकर सेटल हो जाए। ये कंसिस्टेंट जुडिशियल पॉलिसी लगती है कि इंडिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर डिटेंशन या कस्टोडियल मिसट्रीटमेंट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन राइट्स और इंटाइटलमेंट्स इनडेफिनेट एक्सटेंड नहीं करेगा इलीगल एंट्रांस को। अब इस इंटायर डिबेट का इंटरेस्टिंग डायमेंशन ये है कि इंडिया ने रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 साइन नहीं किया है, मतलब इंडिया में रेफ्यूजी एक स्टैट्यूटरी टर्म नहीं है। गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करे तभी कोई रेफ्यूजी बन सकता है। कोर्ट्स रिपीटेडली क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब लीगल रेफ्यूजी स्टेटस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऑटोमेटिक राइट्स नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट का रिमार्क एग्जैक्टली इसी पॉइंट को हाईलाइट करता है। वेयर इज द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग देम एज रेफ्यूजीज। अब इस पिटिशन का बैकड्रॉप भी इंपॉर्टेंट है। पिटिशनर रीता मनचंदा ने रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 505/2025 फाइल किया था, अलेजिंग कस्टोडियल डिसअपीयरेंस। उनका क्लेम था कि रोहिंग्यास को सीक्रेटली पिकअप करके उनके वेयर अबाउट्स हाइड किए जा रहे हैं, और बेंच का एटीट्यूड इस बार एक्सट्रीमली कॉशियस था। ना वो पिटिशन डिसमिस कर रहे थे ना एक्सेप्ट कर रहे थे, बट दे वर क्लियरली सिग्नलिंग दैट दे वोंट अलाउ इंडियाज बॉर्डर्स को पोरस बनाने का कोई लीगल मैकेनिज्म। आपको बता दो कि लीगल से हटके ये इशू पॉलिटिकल भी हो चुका है। सेंटर रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर चुका है कि रोहिंग्यास नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं और उनके लिंक्स एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेस किए गए हैं। स्टेट्स लाइक असम और जम्मू भी रिपीटेडली क्लेम्स करते आए हैं कि उनका डेमोग्राफिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है आफ्टर 2017 रोहिंग्यास क्राइसिस। म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पे यूएन बॉडीज ने इंडिया को नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल फॉलो करने को बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेंटेन करता है कि इंडिया बाउंड नहीं है क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ का साइनेटरी नहीं है। इस पिटिशन का फाइनल आउटकम जो भी होगा, इमिग्रेशन लॉ और रेफ्यूजी पॉलिसी दोनों के लिए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूटिव के स्टैंड को अपहोल्ड करता है तो इलीगल एंट्रांस के राइट्स सिग्निफिकेंटली लिमिटेड हो सकते हैं, बारिंग बेयर मिनिमम ह्यूमन ट्रीटमेंट। अगर कोर्ट ड्यू प्रोसेस को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है तो गवर्नमेंट को हर डिपोटेशन के लिए इंडिविजुअल ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे, जो थाउजेंड्स की स्केल पर डिफिकल्ट हो सकता है। अब केस रीता मनचंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नेक्स्ट हियरिंग में डिसाइड करेगा कि इंडिया इलीगल एंट्रांस के राइट्स को किस एक्सटेंट तक स्ट्रेच करेगा और क्या रोहिंग्यास को लीगली रेफ्यूजी माना जाएगा या इंट्रूडर। लेकिन लेटेस्ट हियरिंग ने एक चीज पक्की कर दी है, सुप्रीम कोर्ट इस सवाल से बिल्कुल बैकफुट नहीं जाएगा। शुड इंट्रूडर्स बी गिवन अ रेड कार्पेट वेलकम। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।